Good afternoon. Sir. Good afternoon. हाँ, तो आज आपके डाउट्स हैं जो भी हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में आइए। अभी लोग अपने अपने टारगेट ले आइए और एक्सरसाइज 3.1 एक भी एक्सरसाइज हुआ है कि नहीं? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आज इसको कंप्लीट करते हैं, इसको फाइनल फाइंड अप करते हैं। आज इस चैप्टर को जल्दी से अपने टारगेट ले आइए, क्वेश्चंस आप अपने रेडी करिए, पूछिए। एक्सरसाइज 3.1, किसी का कोई प्रॉब्लम? बनाया है ना सभी ने? यस सर। ओके। एक्सरसाइज 3.2, हो गया ये भी। एक्सरसाइज 3.3, 3.3 में किसी का कोई प्रॉब्लम? नो सर। एक्सरसाइज 3.4, वेरी गुड, सबने कर लिया है भाई, अच्छी बात। एक्सरसाइज 3.5, सर जी। सर 3.5 का 23 बता दीजिए, इसका आंसर मेरा मैच नहीं कर रहा है, 2-3 बार निकाला था। हाँ, तो पूछो ना, बताने के लिए तो है। In the Yes, sir. network of 6 wire, each has the same electric conductance equals to C. The effective resistance between A and B is. तो इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है? Yes, sir. तो ये आपको दिया गया कि ये आपके रजिस्टर्स हैं
जो कि इस तरीके से कनेक्ट किया गया। मान लो कि रेजिस्टेंस आर का है, तो आर जो है वो आपको मालूम है कि 1/C होगा। ये तुम्हारा पॉइंट बी है, ये तुम्हारा पॉइंट ए है। इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर जज करना है तो आप क्या करिए, दोनों के बीच में एक सेल लगा दीजिए। बड़े आसानी से दिखेगा कि इसके और इसके रेजिस्टेंस का रेशियो इसके और इसके रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर है। तो ये जो पॉइंट तुम्हारा सी है और ये जो तुम्हारा पॉइंट डी है, इन दोनों के जो पोटेंशियल होंगे इक्वल हो जाएंगे, है ना। वीसी इक्वल्स टू वीडी, यस सर। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस, है ना। यस सर। ब्रिज बैलेंस्ड है तो वीसी इक्वल्स टू वीडी हो गया। अब अगर दो पॉइंट के पोटेंशियल सेम हो तो दोनों के बीच में अगर रजिस्टर कोई जुड़ा है तो उसमें करंट नहीं जाएगा ना, तो आप इस रजिस्टर को यहाँ से हटा दीजिए। जब भी कोई रजिस्टर ऐसा दिखे जिसमें करंट नहीं जा रहा है तो दैट कैन बी विथड्रॉन। अब आपको क्या दिखा, ये आर आर दोनों सीरीज में हो गए, ये आर आर दोनों सीरीज में हो गए। तो ये एक रेजिस्टेंस आर, उसके साथ ये एक रेजिस्टेंस 2R, और उसके साथ एक रेजिस्टेंस ये 2R। ये सब दोनों ए और बी पॉइंट के बीच में पैरेलल कनेक्शन में आ गए। तो इनका Yes, sir. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो अगर आपको लिखना है तो 1/R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। तो आर इक्विवेलेंट का इंफॉर्मेशन हो जाएगा 2R डिवीजन में 4, यानी कि R/2। ठीक है। अब R को C के टर्म में यहाँ पे प्लेस कर दो तो ये हो जाएगा 1/2C। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/2C का होगा। ठीक है। यस सर। तो 3.5 के आगे बढ़े। सर क्वेश्चन 25 भी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25। The effective resistance between A and B feet resistors are of R resistors। ये हमको एक अरेंजमेंट दिया गया है। और ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, जबकि सारे रेजिस्टेंस आर के हैं। आपको बताया गया है कि स्ट्रेट वायर कनेक्शन का मतलब होता है जीरो रेजिस्टेंस, और जिन दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट वायर कनेक्शन होगा उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम होंगे, होगा ना। यस सर। तो मान लो कि इसको आप सी पॉइंट नाम दे दिए और इसको डी पॉइंट नाम दे दिए, तो डी और ए का पोटेंशियल सेम है, वी ए इक्वल्स टू वी डी, क्योंकि दोनों को एक स्ट्रेट वायर से जोड़ा गया है, और बी और सी का पोटेंशियल सेम है। ठीक है। अब इनका आपस का कनेक्शन कैसा है वो समझना है, तो सी और बी को एक जगह पे और डी और ए को दोनों को एक जगह पे दिखा दो। ठीक है, जिससे आपको आसानी हो जाए समझने में। यहीं पे ए है और यही पॉइंट आपका डी भी है, ये आपका पॉइंट जो है वो बी भी है, और ये पॉइंट आपका सी भी है। ठीक है।
अब देखिए, तो ए और बी के बीच में एक ये रजिस्टर आर जुड़ा हुआ है, तो ए और बी के बीच में ये आर लगा दिया। ठीक है। यस सर। ए और सी के बीच में एक ये रजिस्टर आर जुड़ा है, तो ए और सी के बीच में एक ये आर भी लगा दिया। सी और डी के बीच में ये एक आर जुड़ा हुआ है, तो सी और डी के बीच में ये सी और डी हो गया, इसके बीच में एक आर लगा दिया। और डी और बी के बीच में ये आर जुड़ा हुआ है, तो डी और बी के बीच में एक आर और कनेक्ट कर दिया। अब आपको दिख गया कि ये रजिस्टर्स आपस में कैसे जुड़े हैं। पैरेलल। पैरेलल। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भाई? R/4। यस सर। तो R/4 विल बी द आंसर। अगले चैप्टर में चले, एक्सरसाइज में। यस सर। 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8 सर 3.7 का 33 क्वेश्चन। 3.7 का 33। At t equals to 0, key is pressed, then find the maximum current in the circuit if initially charge on the capacitor is 0। तो आपको बताया गया है कि जब चार्जिंग आप आरसी सर्किट की बात करते हैं तो मैक्सिमम करंट कितनी होती है और कब होती है, ये इसका इंफॉर्मेशन है। करंट आपको लिखने का फॉर्मूला मालूम है कि आई जो है वो लिखा जाता है जीटा बाई आर e⁻ का t बाई आर सी होता है। याद आ रहा है कुछ? यस सर। ये रजिस्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया। रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम का है और ये 2 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है। 100 वोल्ट की जो है बैटरी। तो आपको मिलता है यहाँ से कि एट t इक्वल्स टू 0 आई विल बी मैक्सिमम। और कितना होगा आई मैक्सिमम की वैल्यू? जीटा बाई आर ना। ग्राफ भी आपको मालूम होगा, शायद याद होगा। तो जीटा है 100 वोल्ट और 1 इंटू 10⁶। मेगा का मतलब 10⁶ होता है ना। यस सर। कैपिटल एम जब सफिक्स लगा है तो ये हो जाता है मेगा। तो 1 इंटू 10⁻⁻4 इतना एम्पियर की करंट हो जाएगी। 1 इंटू 10⁻⁻4। थ्री पॉइंट 38, 39। 38 एंड 39।
ये हमको सर्किट दिया गया और कहा जा रहा है कि इसको t=0 पे ये क्लोज किया गया। तो इसमें टाइम के साथ जो करंट फ्लो कर रही है इसमें I1 है और ऊपर वाले आर्म में I2 की करंट है। तो आपको क्या दिख रहा है कि इस सर्किट के लिए जो टाइम कांस्टेंट है वो आपका है 2C इंटू 2R τ1, 2C इंटू 2R दैट इज 4CR, और ऊपर वाले आर्म का जो टाइम कांस्टेंट है वो है 2C इंटू R दैट इज 2CR। और जो करंट होता है चार्जिंग आरसी सर्किट में है वो आपको मालूम है कि लिखा जाता है जीटा/R e⁻ का t/τ, जहाँ पे टाउ जो है टाइम कांस्टेंट होता है। ये होता है फॉर्मूला आपका। यस सर। इस आर्म में करंट लिखना है तो I1 जो होगा वो क्या लिखा जाएगा, V डिवाइडेड बाई 2R। इस आर्म में रेजिस्टेंस है 2R का और e⁻ का t/4RC। और इसी तरीके से इस आर्म में करंट I2 लिखना है तो वो लिखा जाएगा V अपॉन R e⁻ का t/2RC। तो I1 और I2 का रेशियो लिखना है तो I1 और I2 का रेशियो कर दीजिए। तो ये तो कट गया, 1/2 बचा यहाँ पे, और e⁻ का t/4RC। और ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा भाई, लिख दूं क्या t/2RC? कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरा लिखने की जरूरत है क्या? एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत है कि ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? सर आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा 1/2 e⁻t/4RC को कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस और ये 2 प्लस हो जाएगा, तो प्लस का t/4RC ये मिल जाएगा। यस सर। I1 I2 का रेशियो। अब यहाँ पे देखिए तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन टाइम का बना, तो जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे I1 I2 का रेशियो बड़ा होता जाएगा, क्योंकि e पे पावर लगा है ना। तो जैसे जैसे ई पे पावर की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो टाइम के पासेस के साथ साथ I1 I2 का रेशियो जो होगा वो इंक्रीज करेगा। या दूसरे वे में आपके पास इसका डिफरेंशियल कैलकुलस से भी इंफॉर्मेशन है कि इसका इंक्रीजिंग नेचर होगा कि डिक्रीजिंग नेचर होगा, ये जानने के लिए टी के साथ डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, है ना। और वो डिफरेंशिएशन अगर आपको पॉजिटिव मिलता है तो इंक्रीजिंग होगा, और अगर डिफरेंशिएशन नेगेटिव मिलता है तो डिक्रीजिंग होगा। तो dI1 I2 dt कर दीजिए, अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो, है ना। डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/8RC e⁻ माइनस नहीं प्लस t/4RC हो जाएगा ये इसका डिफरेंशिएशन। और ये आपको पॉजिटिव है, इसका मतलब है क्या कि टी के बढ़ने के साथ इंक्रीजिंग है, टाइम बढ़ने के साथ साथ रेशियो I1 और I2 का बढ़ता जाएगा। ठीक है। 39 भी किसी ने पूछा, n रजिस्टर each of resistance joined with a capacitor and a battery of EMF shown the steady state condition, find the ratio of charge stored in the first and the last capacitor।
ये हमको अरेंजमेंट दिया गया, तो स्टेडी स्टेट में पूछा जा रहा है कि इस वाले कैपेसिटर और इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज जो स्टोर होगा उसका रेशियो क्या होगा। तो आपके पास जानकारी क्या है भाई कि स्टेडी स्टेट का मतलब जिस आर्म में कैपेसिटर है उसमें कोई करंट नहीं होगी, तो जो भी करंट फ्लो करेगी यहाँ पे और इस तरीके से हर एक में करंट फ्लो करेगी। और बड़े आसानी से आपको दिख जा रहा है कि हर एक रजिस्टर का एक एंड बैटरी के प्लस से और दूसरा एंड जो है बैटरी के माइनस से जुड़ा हुआ है। तो हर एक रजिस्टर में जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा, ए बी सी डी, और ऐसे मान लो कि आर आर नहीं एस टी कर दे रहे हैं। तो वीए माइनस वीबी, ये वीसी माइनस वीडी, और ऐसे ही हर एक के लिए सेम आएगा, वीएस माइनस का वीटी होगा ना सबके लिए, और ये सब इक्वल होगा जीटा के। तो चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर इक्वल्स टू चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर इक्वल्स टू थर्ड, और ऐसे ही हमारा एनएच कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो जीटा इंटू सी, सब पे जीटा सी का चार्ज आएगा, है ना, क्योंकि सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है। तो किसी का भी रेशियो करेंगे आपको वो रेशियो 1 मिलेगा। 1 और 2 कैपेसिटर का जो चार्ज है उसका रेशियो भी 1, 1 और 3 कैपेसिटर के चार्ज का भी रेशियो 1, ऐसे सबका रेशियो 1। हैं 40 किसी ने बोला? In the given circuit, when capacitor is reached to steady state, then switch S1 is opened and S2 is closed simultaneously. Find the heat dissipated through the resistor R1. हमसे प्रॉब्लम में क्या कहा गया कि ये स्विच S1 को हम एक लंबे समय तक जो है वो क्लोज रखते हैं। तो लंबे समय तक क्लोज रखेंगे तो ये बैटरी जो होगा वो इस कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड होगा, और फाइनली इस कैपेसिटर में स्टेडी स्टेट अटेन हो जाएगा एट स्टेडी स्टेट। चार्ज जो हमारे कैपेसिटर पे होगा वो C इंटू वी से लिखा जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड हाफ ऑफ CV स्क्वायर से लिखा जाएगा। ठीक है भाई, कैपेसिटर के द्वारा जो चार्ज स्टोर किया जाएगा वो CV का होगा, और एनर्जी स्टोर जो होगा वो हाफ CV स्क्वायर का होगा। जैसे ये स्टेडी स्टेट आता है, आपसे बोला क्या गया कि इस पर्टिकुलर इस स्विच को ओपन कर दिया गया S1 को, और ये वाला स्विच हमने क्लोज कर दिया S2 को। तो अब इस पे Q का चार्ज, इस पे माइनस का Q का चार्ज था। अब हमारा ये बैटरी सर्किट से बाहर हो गया,
S1 को ओपन करने पे, और ये कैपेसिटर जो है ये दोनों रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट हो गया, जिसके कारण ये कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा। ठीक है भाई। मान लो कि किसी समय पे आपने कहा कि इसमें करंट जो है वो आई की फ्लो कर रही है, तो आपको मालूम है कि पहले वाले में जो हीट डेसिपेट होगा dt टाइम में, वो लिखा जाएगा I²R1 dt, और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे अगर 0 से इंफिनिटी तक, तो ये टोटल पहले वाले में कितना हीट डेसिपेट होगा वो मिल जाएगा H1, दैट इज R1 0 to infinity I² dt ना। इसी तरीके से इसमें भी करंट तो आई ही फ्लो करेगी, तो जो हीट डेसिपेट होगा वो लिखा जाएगा I²R2 इंटू dt, और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से इंफिनिटी 0 से H2, तो इसमें भी हीट डेसिपेशन मिल जाएगा R2 इंटू 0 to infinity I² dt। अब ये दोनों रिलेशन को मिक्स कर देते हैं तो आपको दिखता है कि H1 और H2 का जो रेशियो होगा वो R1/R2 होगा ना। ठीक है भाई। yes, और H1 प्लस H2 दोनों का जो सम होगा, वो जितनी एनर्जी कैपेसिटर के द्वारा इनिशियली स्टोर थी वही होगा, हाफ CV²। जब पूरा का पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा तो पूरी की पूरी उसकी एनर्जी स्टोर थर्मल एनर्जी में कन्वर्टेड होगी, जो कि R1 और R2 में डेसिपेट हो रही है। तो R1 में हीट डेसिपेटेड प्लस R2 में हीट डेसिपेटेड, ये पूरे कैपेसिटर की एनर्जी हो जाएगी। yes, अब दोनों रिलेशन को मिक्स कर दीजिए, रिलेशन नंबर 3 और रिलेशन नंबर 4 को। तो इधर से हम अगर, क्या चाहिए था, R1 चाहिए था ना, H2 को अगर लिखना चाहें तो H2 को R2/R1 H1 लिख सकते हैं। yes, तो प्लेस कर दीजिए H1 प्लस R2/R1 H1, दैट इज हाफ CV²। तो H1 की वैल्यू आपको मिल गई CV²R1 डिवीजन में 2R1 प्लस R2। तो ये पहले वाले रजिस्टर में कितना हीट डेसिपेट होगा उसको लिखने का आपका फॉर्मूला बन गया, पूरे के पूरे कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने तक। ठीक है। थ्री 3.8 हो गया। अब आइए स्टेप 1 में। स्टेप 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10। स्टेप 1 1 to 10। 11 to 20। 11 to 20।
21 to 30. आप लोगों ने प्रॉब्लम बनाए तो है ना? यस सर। थर्टी 31 to 44. चलिए खत्म। स्टेप 2। क्वेश्चन नंबर 1 to 10. क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. The current through a conductor varies with time as this. Average electric current during this to this age. हमको करंट का टाइम के साथ वेरिएशन दिया गया है और इसकी 0 से 10 सेकंड के लिए एवरेज वैल्यू पूछी जा रही है। तो किसी भी क्वांटिटी का अगर किसी ड्यूरेशन के लिए जो कि कंटिन्यूअस वेरिएशन के रूप में है एवरेज लिखना होता है तो आई डी टी 0 से टाउ जिस ड्यूरेशन के लिए है डिवाइडेड बाय टाउ ये लिखा जाता है एवरेज को लिखने का तरीका ना। जिस इंटरवल के लिए एवरेज करना है उस इंटरवल के लिए सम करना है। सम मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरिएशन अगर मालूम हो तो इंटीग्रेशन। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम इट विल बिकम एवरेज। और किसी फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है भाई? अगर फंक्शन का ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंटेशन है तो यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड। ठीक है, तो ओ ए बी सी डी ई मान लीजिए कि ये नाम दे दिया आपने। तो अगर हमको इसकी लिखना है तो ये हो जाएगा एरिया ओ ए बी सी ओ। इस एरिया को जो कि टाइम एक्सिस के ऊपर है ये एरिया हम प्लस के रूप में देखेंगे और जो टाइम एक्सिस के नीचे है दैट पर्टिकुलर एरिया विल बी रिकॉग्नाइज्ड टू बी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों भाई? करंट का नेगेटिव होना मतलब अगर मान लो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट आप राइट वर्ड मानते हो रजिस्टर में तो कुछ समय के लिए जो 8 सेकेंड से 10 सेकेंड का ड्यूरेशन है यही करंट जो है वो नेगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन में गई है। ठीक है, तो जो टोटल नेट चार्ज फ्लो आएगा वो इसके करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव आएगा और इसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव आएगा ना भाई, एक डायरेक्शन विशेष में। तो एरिया दिस माइनस एरिया सी डी ई सी डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड ना। अब आपको मालूम है कि इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री का एरिया लिखना है तो कैसे लिखोगे? पैरेलल आर्म का सम यानी कि 8 + 4 मल्टीप्लाइड बाय
सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल आर्म्स यानी कि ए डिवाइडेड बाय 2, ये ट्रेपेजियम की एरिया होती है और ट्रायंगल की एरिया नेगेटिव लिखना है तो माइनस ऑफ हाफ हाइट ऑफ द ट्रायंगल, इसका यहाँ से यहाँ तक का ये सेपरेशन 8 का है और बेस लेंथ इसका 2 का है, 8 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 10, ठीक है ना। तो 8 4 12, 12 4 48, 48 और ये हो गया माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 4 एम्पियर। तो एवरेज करंट जो हमको मिली दैट इज ऑफ 4 एम्पियर, ठीक है भाई। Yes. नेक्स्ट Question number 7. 7. A wire of length L and area is connected to an ideal battery. The drift speed of electron is V. If the wire is twisted to half its length, what will be the new drift speed? ये हमारा वायर है, मान लो कि इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया एक ही माने हो और इसकी लेंथ एल की है, तो इस वायर के क्रॉस अगर आप सेल को जोड़ोगे आइडियल जिसका ईएमएफ जीटा का है, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो आपको मालूम है जीटा डिवीजन में रो एल बाई ए यानी कि ए हो जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। तो जे जो कि आई बाई ए से लिखा जाता है वो आपका हो जाएगा सिग्मा अपॉन रो जीटा, जीटा अपॉन रो आर एल, और ये इक्वल हो जाएगा यानी वीडी के। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखने का इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा भाई, जीटा अपॉन रो एल एन ई, और ये आपको दिया गया है v का। अब इसी वायर को जो है वो ट्विस्ट कर दिया गया आपस में, तो अब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी वो a/2 की हो गई और इसकी लंबाई l/2 की हो जाएगी ना। सेम सेल के क्रॉस कनेक्ट कर दिया आपने, मटेरियल तो वही रहा, तो आपको मिला क्या कि जो एरिया डबल हो गई ना, 2a, a/2, Yes, sir. एरिया 2a की हो गई और लेंथ इसकी आधी कर दिया आपने। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दिस पर्टिकुलर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ना जी। तो इसी में आपको सारे फॉर्मूले की वैल्यू रख देना है। तो नई जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो आपकी क्या मिलती है भाई, 2 जीटा डिवीजन में रो एल एन ई हो जाएगा, एल की जगह पे l/2 रखा है इसी फॉर्मूले में, और इतना तुम्हारा v है, तो नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी 2v की। तो नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2v की हो जाएगी। अगला 11 to 29, Question number 9. the equivalent resistance between A and B is,
ये आपका ए है, ये बी है। इन दोनों पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट पूछा गया है, तो थोड़ा सा जो है इसको हम आपके समझने में सुविधा के लिए मॉडिफाई करते हैं। इस वायर को बाहर खोल देते हैं और इस वायर को भी बाहर खोल देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सर्किट हमारा हो जाएगा, ये तुम्हारा पॉइंट ए हो गया। यहाँ से ये दो रजिस्टर हो गए आर आर के, बीच में ये रजिस्टर हो गया, ये फिर यहाँ से आर आर के, और यहाँ से एक रजिस्टर हो गया, ये पॉइंट बी हो जाएगा। कुछ ऐसा दिखेगा क्या, बता। इसको बाहर खोल दिया इधर और इसको इधर बाहर खोल दिया, दिखेगा ऐसा? यस सर। अब यहाँ पे बैटरी आप लगाओगे ए बी के बीच इक्विवेलेंट देखने के लिए, तो इसके इसके रेजिस्टेंस का रेशियो इसके इसके रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर है। इस वाले में करंट नहीं जाएगा, तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिए। अब आपको क्या दिखता है, आर आर का 2R, आर आर का 2R और 2R का R हो जाएगा। तो ये चारों को हटा करके एक रजिस्टर यहाँ लगाओगे तो ये R का होगा इक्विवेलेंट। यस सर। तो R और R आपस में सीरीज में हो जाएंगे ऐसे, R और ये R, ये तुम्हारा पॉइंट A और ये तुम्हारा पॉइंट B। तो 2R will be the equivalent resistance. 11 to 20, 14. Two bulbs A and B are connected as shown. When switch is closed, then which of them will fuse? 100 volt, 50 watt, 100 volt, 40 watt. Wattage यानी कि पावर डेसिपेटेड V स्क्वायर बाई R से लिखा जाता है ना भाई। तो R के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगा कि ये लिखा जाएगा P स्क्वायर बाई P से, ठीक है। तो पहले वाले बल्ब का यानी कि A का रेजिस्टेंस अगर लिखना चाहो, वैसे तो एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर लिखना चाहो तो V है 100 वोल्ट, तो 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर इसका 50 वॉट का है, तो ये हो गया 200 ओम का। और RV को लिखना चाहेंगे तो ये लिखा जाएगा 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40 वॉट, तो ये हो गया कितना, एक जीरो कट जाएगा, 1000 है, तो 4 दूना 10 और 4 5 20, तो 100 और 250। 250 ओम का बी का रेजिस्टेंस हो जाएगा और 200 ओम का हमारा इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बनेगा कि इसका जो पर्टिकुलर पावर है उसके इन्फ्लुएंस में इसमें जो करंट हमारी आनी चाहिए आई, वो है 50 वॉट डिवाइडेड बाय वोल्टेज 100, यानी कि ये 1/2 एम्पियर की करंट है पहले वाले में, और दूसरे वाले में जो करंट आ सकती है वो 40 डिवीजन में 100, यानी कि ये हमारा 0.4 एम्पियर की करंट। अब एक्चुअल में क्या करंट फ्लो कर रही है जरा उसको देखा जाए। तो एक्चुअल करंट जो है वो दोनों में बराबर होगी भाई, और वो कितनी Yes, होगी, sir. 200 वोल्ट डिवाइडेड बाय 200 टोटल रेजिस्टेंस 450, है ना। तो ये तो मान लो कि काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 9 45 और 5 20, 2/9, 4/9, है ना।
4/9 0.4 से तो ज्यादा है लेकिन 0.5 से छोटा है। तो बल्ब नंबर 2 में करंट जो है वो जो उसको फ्यूज कराने के लिए जो चाहिए उससे मतलब करंट ज्यादा हो जा रही है तो उसमें पावर का डेसिपेशन ज्यादा होगा और ऐसे केस में बल्ब नंबर 2 के फ्यूज होने की जो पॉसिबिलिटी होगी दैट विल बी हायर। $15 to $20. $21 to $30. 21, 22. 21. What is the value of resistance R in the circuit so that the current through the 4 ohm resistance is 0? अब इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ये दोनों सेल को एक साथ देखो। These two cells are connected in parallel with same polarity connection. ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 4 वोल्ट और ये 8 ओम। इन दोनों को पैरेलल कनेक्शन के रूप में देख सकते हैं दोनों सेल का। और इनका जो इफेक्टिव ईएमएफ आए, अगर वो इफेक्टिव ईएमएफ इस सेल के ईएमएफ के बराबर हो जाए तो हमारा इस रजिस्टर के थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। क्या भाई, ठीक है? Yes. तो इसका इफेक्टिव देख लो। जीटा इक्विवेलेंट को लिखने का पैरेलल में होता है जीटा 1 R2 प्लस जीटा 2 R1 डिवीजन में R1 प्लस R2। और इसको फंडामेंटली भी कर सकते हैं। आर की वैल्यू 1 ओम आ गई। ठीक है भाई। Yes. 22. 22. Figure shows mixed grouping of identical cell, each of EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm. This combination can be replaced by a equivalent cell between A and B having EMF E and internal resistance R.
तो मिक्स ग्रुपिंग का तो आपको फॉर्मूला बना के दे रखा है ना, आप उसको Yes, sir. चाहो तो यूज कर सकते हो, ठीक है, और नहीं तो फंडामेंटली भी कर सकते हो भाई। तो मिक्स ग्रुपिंग का इक्विवेलेंट, अच्छा इक्विवेलेंट का नहीं बनाया था क्या, आई मैक्सिमम का केवल बताया था ना, आई मैक्सिमम के लिए। तो आई मैक्सिमम का ना करके आप अगर चाहो तो सीधे सीधे जो है वो एक्सप्रेशन बना लो। तो क्या बना था भाई, आई मैक्सिमम, आई का एक्सप्रेशन क्या आया था, नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज into number of cells in parallel multiplied by zeta, that is equals to nr plus mr, ये आया था। Yes, sir. अब इसको, इसी एक्सप्रेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा एन जीटा डिवीजन में एन आर बाई एम प्लस आर, लिख सकते हैं, एम से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। तो अगर एक सेल आप लगाते हो इस रजिस्टर के अक्रॉस, तो उस सेल का ईएमएफ जो होना चाहिए वो एन जीटा का होना चाहिए, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एन आर बाई एम का होना चाहिए। तो देखो भाई कितने सेल सीरीज में लगे हैं, 1 2 3 4 5, एक का है 4, तो 4 गुना में 5, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। हाँ? तो 6 हैं। अच्छा 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 6 6 है। तो ये हो गया 6 चौक 24, 24 वोल्ट, ये तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया। और एन 6 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पैरेलल 3, ठीक है, तो 2 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा इंटरनल। तो आप के पास जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वहां से आप ऐसे लिख सकते हो। तेईस से 30, कौन सा, Sir, 25 and 26. 25 and 26, the equivalent resistance between A and B in the situation shown। गुनगुन जी, अगर आप अपनी कॉपी को ओपन करें और पहले के कराए हुए प्रॉब्लम्स को देखें तो शायद आपको ये प्रॉब्लम किया हुआ दिख जाएगा। Yes, sir. हम्म, Yes, sir. तो एक बार फिर से करा देते हैं। Yes, sir. देखिए ये जो प्रॉब्लम है वो जंक्शन ब्रेक करने का जो क्राइटेरिया है उसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। इसमें सारे के सारे रेजिस्टेंस आर 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 के हैं, है ना, जहाँ पे आर आपको दिया गया है 10 ओम का। तो आपको ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताने को बोला गया। तो अगर आप ए और बी के बीच में एक सेल लगाते हो तो बड़े आसानी से आपको दिखता है
ये जो लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो ऊपर में अगर करंट I1 की जाती है तो इधर में भी करंट हमारी I1 जाएगी। मान लीजिए बीच वाले में करंट आपकी I2 जा रही, तो सिमिलर वे में सिमिट्री से आप कहोगे कि यहाँ से करंट I1 इंटर करेगी, यहाँ से I2 जाएगी और यहाँ से भी I1 जाएगी। अब आ जाओ आप इस जंक्शन पॉइंट पे। यहाँ से करंट I1 इंटर कर रही है, लेट द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर इज I3। तो यहाँ पे जो होगी करंट I1 माइनस I3 की होगी जंक्शन लॉ से। ठीक है क्या? अब इस पॉइंट पे जब जंक्शन लॉ को आप यूज करते हो तो नेसेसरली इसमें करंट I3 होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सम I1 के बराबर होना है। तो ये दोनों सम होकर के I1 तभी होंगे जब ये I3 होगा। अब आपको क्या दिखा कि जो करंट हमारे इस वायर में है वही इस वायर में है, और जो करंट इस वायर में है वही इसमें है। तो नेसेसरली जो करंट इसमें होगी वो इसमें होगी। Yes, sir. तो आप इस जंक्शन पॉइंट को ब्रेक कर दीजिए। जैसे करंट फ्लो कर रही है उसी तरीके का कनेक्शन आप अपने समझने के लिए, आसानी के लिए ऐसे बना दीजिए। ठीक है? तो जैसे ही आपने ये जंक्शन पॉइंट को ब्रेक किया, आपको दिख गया कि ये दोनों सीरीज में है, आर आर का 2R, और उसके साथ ये R पैरेलल में है। तो ये तीनों हटा के यहाँ पे 2R/3 लगा सकते हो। उसी तरीके से ये तीनों हटा के यहाँ पे 2R/3 लगा सकते हो। अब आगे बनाते हैं सर्किट को सिंपल वे में। तो बीच वाला दोनों सीरीज में है तो आर आर का 2R हो जाएगा। इधर से ये एक R है और तीनों हटा के 2R/3 बनाया है, और यहाँ से यहाँ तक R है। फिर यहाँ से एक R है, ये तीनों को हटा के 2R/3 बनाया है, और एक यहाँ पे और R है। ये तुम्हारा पॉइंट ए है, ये तुम्हारा पॉइंट बी है। अब क्या दिखा तुमको? ये दोनों तीनों सीरीज में है तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 2 8। ये तीनों को हटा देंगे तो इसकी जगह पे 8R/3 लिख सकते हैं, Yes, sir. और ये तीनों को हटा देंगे तो इसको भी 8R/3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2R, 8R/3 और 8R/3 का ये पैरेलल कनेक्शन बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। 8R/3 ये भी है, 8R/3 ये भी है। तो 1/R इक्विवेलेंट ये लिखोगे 1/2R प्लस 3/8R प्लस 3/8R। 8R को कर दो एलसीएम, तो 8R आ गया नीचे, और यहाँ पे 4 और 6 10। तो ये आपको मिल जाएगा 4R/5, है ना? R की जगह पे 10 ओम यहाँ रख दीजिए, तो इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 4 × 10 डिवाइडेड बाई 5। फोर इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना हो गया भाई? 8, 8 ओम। 8 ohm will be the equivalent resistance of this particular combination. Yes, sir.
इधर में देखो, रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल पॉइंट P एंड Q ऑफ द गिवन इन्फिनिटली लॉन्ग विल बी अच्छा। इन्फिनाइट लैडर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं उनका वर्किंग का जो तरीका है वो कैपेसिटर में आपको हमने बता रखा है ना, वही तरीका आप यहाँ भी यूज करते हो। क्या है, मान लेंगे लेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज एल आर या एक्स, जो भी कहना। लेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज आर, मान लो। और एक स्टेप आगे जाइए, और जैसा पॉइंट इधर में ए और बी आपको दिया था, जिसके बीच पूछा गया था, उसी के आइडेंटिकल एक पॉइंट इधर में देखिए, तो सी और डी आपको आइडेंटिकल पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि इतने पार्ट को अगर ढक लिया जाए, है ना, इतना पोर्शन, तो सी और डी के भी आगे रजिस्टर का अरेंजमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा ए और बी के आगे है। तो सी और डी के बीच का भी इक्विवेलेंट जो होगा वो आर ही होगा। तो आगे के ये सारे रजिस्टर्स को हटा दीजिए और वहां पे आर लगा दीजिए, तो सर्किट क्या बन जाएगी, वो आपकी ये हो गई। यहाँ पे आर लगा दिया आपने, 1 1 1 एंड दिस वन इज आर। अब इनका इक्विवेलेंट चाहिए, तो ये दोनों तो पैरेलल में है, आर इंटू 1 डिवीजन में आर प्लस 1, ठीक है। और उसके साथ ये 1 1 का सीरीज है, तो आर डिवीजन में आर प्लस 1 प्लस 2, और ये ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट हो गया, जिसको हम लोगों ने आर माना था। लिख सकते हैं क्या, बोलो। तो ये हो जाएगा आर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर। अब हमेशा ऐसा कोई भी वर्किंग करेंगे तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिलेगा, ठीक है। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको करना है सॉल्व। तो आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होंगे उसमें जो पॉजिटिव होगा दैट विल बी योर आंसर, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमको क्वाड्रेटिक बन गया, आर स्क्वायर माइनस 2r-2 दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं कि फैक्टराइज तो हो नहीं रहा है, तो हम लोग इसको श्रीधराचार्य जी को यूज कर लेते हैं। तो आर इक्वल टू माइनस बी यानी कि 2 प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 4, -4 ऐसी होता है तो माइनस का 4 इंटू 2, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का 2 है, डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 दैट इज 2। लिख सकते हैं। यस सर। 4 दूना 8 और 4 ते 12, 12 हो गया इसमें। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस ऑफ 2√3 डिवाइडेड बाई 2। तो आर की एक वैल्यू आपको मिली 2 माइनस रूट
काट भी देते हैं 2 को, कहाँ के लिए 2 बार बार लिखें। तो r की एक वैल्यू आपको मिली 1 माइनस का √3 और r की दूसरी मिली 1 प्लस √3 ना। ये वाला आपका रूट होगा, ये नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। योर आंसर विल बी 1 प्लस √3। ठीक है। ठीक है क्या? Yes, sir. 27 to 30। 31 to 40। 34, 35, 31 to 40। अप टू 40 किसी का कोई डाउट? 34, 35, 34, 35। In the circuit shown, the value of R in ohm for which the current flowing through 5-volt battery is हमको ये एक अरेंजमेंट दिया है जिससे ये जज करना है कि इस R की क्या वैल्यू हो जिससे कि इस वाले R में कोई करंट ना जाए। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर इस आर्म के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगी तो ये ए और बी पॉइंट अगर नाम देते हैं तो VA माइनस VB ये हमारे इस बैटरी के EMF के बराबर होगा, 5 वोल्ट होना चाहिए। बोलो भाई। yes sir, तो जो भी करंट फ्लो करेगा वो तो हमारा ऐसे फ्लो करेगा। तो अगर ये करंट I कह रहे हैं तो I की वैल्यू हमको मिलेगी कितना, 10 वोल्ट की बैटरी डिवाइडेड बाय 2 प्लस R और उसमें R से मल्टीप्लाई कर दिया जाए यानी कि VA माइनस का VB। तो ये हो जाएगा I इंटू आर दैट इज 10 इंटू आर डिवाइडेड बाय 2 प्लस R और ये किसके बराबर होना चाहिए भाई, 5 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व कर दो। तो 10R दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 5R। R की वैल्यू आपको मिल गई 2 ओम। ठीक है, किसका था प्रॉब्लम, समझ गया?
हम्म, चलो at t equals to 0, the capacitor is uncharged. If the current through the capacitor are a function of time as this, then find the value of L. अब इधर में देखो तो आपको क्या दिया कि एक बैटरी ये है, इधर में एक कैपेसिटर लगा दिया, एक इधर में रजिस्टर और एक बैटरी इधर और डाल दिया। ये V, ये R, ये V, ये R और ये C और ये R। अब ये वाली बैटरी और ये वाली बैटरी दोनों को हटा के एक बैटरी लगाना है, तो दोनों कैसे आपस में कनेक्टेड हैं? पैरेलल में। यस सर। तो जीटा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भाई? जीटा इक्विवेलेंट हो जाएगा V के बराबर ही। आप निकाले भी हो इस केस को, नहीं तो यहाँ पे निकाल लो। जीटा 1 R1 यानी कि V इंटू आर, जीटा 1 R2 प्लस जीटा 2 R1 यानी कि V इंटू आर, डिवीजन में R1 प्लस R2 यानी कि R प्लस आर। तो जी V इक्विवेलेंट भी हो जाएगा और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भाई? R इंटू आर डिवाइडेड बाई R प्लस आर, दैट इज R/2। तो ये सर्किट क्या बन गई? ये हमारा कैपेसिटर हो गया, ये रजिस्टर हो गया, उसके साथ ये बैटरी आपने लगा दी और ये एक रेजिस्टेंस हो गया। ये आपका R है, ये R/2 है, ये V है और ये C है। ठीक है, तो अब आपको इस चार्जिंग सर्किट में करंट को लिखने का आपको फॉर्मूला मालूम है भाई। आई को क्या लिखते हो भाई? जीटा बाई आर, where R is the total resistance in the circuit। तो R इक्विवेलेंट लिखा जाएगा यहाँ पे e टू द पावर माइनस का t बाई R इक्विवेलेंट इंटू C, यही ना? तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R और R/2 दोनों सीरीज में है। यस सर, CR/2। तो जीटा डिवीजन में 3R/2, तो ये 2 ऊपर चला गया। e टू द पावर माइनस का t डिवीजन में 3R/C और 2 तुम्हारा ऊपर चला जाएगा। तो n की वैल्यू पूछी है, क्या दिख रहा है? 3। ठीक है, यस सर। 36 to 40। (41 to 45). 44। 44। A potentiometer wire AB having length L and resistance 12 R is joined to a cell D of EMF zeta and internal resistance R. A cell C having EMF zeta by 2 and internal resistance 3R is connected. The length AJ at which the galvanometer has shown so no deflection.
ये हमको प्रॉब्लम में कहा गया पोटेंशियोमीटर सर्किट है जिसमें कि ये नल पॉइंट के लिए गैल्वेनोमीटर की पोजीशनिंग आपको दिखाई गई है, जबकि जॉकी यहाँ पे जे पॉइंट पे टच करा रहा है। मान लो कि ये लेंथ आपने कह दिया कि एल है जहां पे आपने टच कराया है। अगर इस पर्टिकुलर आर्म में करंट 0 है ना, तो जो भी करंट है इस वाले आर्म में होगा आई नॉट। वो आप लिख सकते हो कितना, जीटा डिवीजन में 13R होगा। ए और जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वीए माइनस वीजे, ये आपको मालूम है। इधर से जाओगे तो जीटा बाई 2 हो जाएगा क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज है, यस सर। तो जीटा बाई 2। और यहां से इस वायर में जा रहे हो तो ये आपको मालूम है कि आई नॉट इंटू टोटल रेजिस्टेंस इसका 12R का है, 12R डिवाइडेड बाई एल। ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ लिखा जाएगा क्या, बोलो। तो ये हो गया जीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू जीटा बाई 13R इंटू 12R डिवाइडेड बाई एल इंटू स्मॉल एल। तो स्मॉल एल के बारे में जानकारी हो गया कि ये तो आर से आर हटा दो, जीटा से जीटा हटा दो, तो ये हो जाएगा 13L/6 है। क्या हो गया भाई, 24 क्या है? 24 आएगा। 12×24, ये डिवीजन क्या करेंगे, 24। (46 to 50) 46 to 50, 51 to 55, 56 to 60। ये नहीं है तक तो। अच्छा, इसके आगे आप लोगों ने किया नहीं है ना, किसी ने भी नहीं किया। ये सर किया है। अच्छा, कहाँ तक कर लिया दरवेश, कहाँ तक कर लिया पूरा? हाँ, सर 125 तक। 125। मतलब 125 मतलब मेंस तो हो ही गया ना। अरे नहीं गया, हो गया। खूब क्वेश्चन दिया है भाई। एक बार 96 नंबर बता देंगे। क्यों नहीं। कितने लोग इसके आगे किए हो भाई, 55 से आगे हाथ उठाना जरा। एक तो किया ही है, चलो कोई नहीं किया तो 96 को करा जाए, देखा जाए क्या कह रहा है। Oh. For the given input voltage waveform V in the output voltage waveform VO across the capacitor is correctly depicted as।
ये आपको बोला गया कि एक रजिस्टर है भाई और एक ये कैपेसिटर है, इसके क्रॉस आप एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो और इसके अक्रॉस आप आउटपुट वोल्टेज ले रहे हो जो कि कैपेसिटर के अक्रॉस है। तो 0 से 5 माइक्रोसेकंड के लिए इस पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है ना। 5 वोल्ट का क्या लगाया गया, पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगाया। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बनेगा, जरा इसका टाइम कांस्टेंट देख लेते हैं कि सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या है। तो 1 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 10⁻⁻9, तो ये हो जाता है 10 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि 10 माइक्रोसेकंड। ये आपका टाइम कांस्टेंट है इस सर्किट का, है ना। यस इस सर। सर्किट का जो है वो टाइम कांस्टेंट 10 माइक्रोसेकंड का है। अब जब आप ये 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको तो ये मालूम है कि 10 माइक्रोसेकंड इसका टाइम कांस्टेंट है, तो ये कैपेसिटर फुली चार्ज तो होगा नहीं इस ड्यूरेशन में, है ना। यस सर। तो 5 टाइम कांस्टेंट में राइजिंग ऑफ करंट होती है, क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो लिखा जाता है जीटा सी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का टी बाई आर सी। तो उस पे चार्ज कितना आ जाएगा क्यू नॉट, वो अगर आप मान लो जस्ट फॉर रेफरेंस, कोई हमको एग्जैक्ट जरूरत है नहीं, फिर भी तो 5 गुना में 10 वोल्टेज चाहिए ना, तो सीधे सीधे इसको वोल्टेज लिख देते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ही लिख देते हैं सीधे सीधे, चार्ज कैलकुलेट क्यों करें। वीसी ये क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी दैट इज जीटा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का टी बाई आर सी, ये आएगा। तो वीसी जो मैक्सिमम आएगी फर्स्ट इरिटेशन में, उसको सी नॉट का नाम देते हैं। तो ये हो जाएगा जीटा 1 माइनस का टी की जगह पे टाउ बाई 2 रख दे ना, तो ई टू द पावर माइनस का हाफ ये आएगा। बोलो भाई, जीटा 1 यस सर। माइनस 1/√E ये आएगा हमको। तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस तक ये चार्ज होगा। और आपको मालूम है कि ये केस क्या होता है, राइजिंग का ना, ऐसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा यहाँ तक, यस सर। क्योंकि चार्ज बढ़ता जाता है उसी के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा। और ये वोल्टेज जो है वो कुछ जीटा 1 माइनस 1/√E के आसपास का बनेगा। अब इसके बाद क्या कहा गया कि अगला 5 माइक्रो सेकेंड के लिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, यानी कि दोनों को शॉर्ट कर दिया है बेसिकली। तो अब क्या होगा, डिस्चार्जिंग होगी। यस सर। तो डिस्चार्जिंग होगी, तो ऐसे सिचुएशन में आपको मालूम है कि डिस्चार्ज में जो है यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो घटेगा और ये ऐसे घटता जाएगा। बोलो भाई, यस सर। potential difference across the capacitor is going to decrease। और फिर इसके बाद आगे से फिर से इसकी चार्जिंग होगी, तो फिर से जो चार्जिंग होगी तो इस तरीके से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। अच्छा, इसमें एक चीज ये बताना कि एग्जैक्टली तो कोनो ग्राफ नहीं सही है भाई। पहला वाला आंसर दिया है कहा, देखो जरा। यस सर।
तो ये बेसिकली ये यहाँ पे डिप्रेशन नहीं दिखाए हैं, ये डिप्रेशन दिखाना चाहिए इस ग्राफ में ना। ये ग्राफ में डिप्रेशन आएगा फिर बढ़ेगा, फिर ऐसे डिप्रेशन आएगा फिर बढ़ेगा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो पहले वाले में सुधार लीजिए, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनना चाहिए ना। वोल्टेज घटेगा फिर इसके बाद से बढ़ेगा, फिर घटेगा फिर ऐसे बढ़ेगा, और वोल्टेज का जो ग्राफ हो जाएगा वो आपका बीटा 1 माइनस 1/√E, और डिस्चार्ज के केस में e⁻⁻ माइनस का T/RC है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव, सेकंड पॉजिटिव आएगा ही। हाँ, √E। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे बनता जाएगा। ओके सर। ये थोड़ा सा मिसमैच है। और कोई? सर 103। अब ये तो ये एसी लगा दिया ना, एसी तो यहाँ देना ही नहीं चाहिए इनको। ये जो आपको इधर में लगा है ये एसी का रिप्रेजेंटेशन है। An RC circuit as shown in the figure derived by an AC source generating a square wave. The output wave pattern monitored by the CRO would look like चार्जिंग कैपेसिटर की हो रही है, फिर उसके बाद से ये डिस्चार्ज करेगा, 0 वोल्टेज हो गया तो ये वाला है ग्राफ जो अभी बनाया था। यही वाला प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम। ठीक है, अभी इधर में स्क्वायर वेव फॉर्म लगा दिया है, तो ये थर्ड वाला ग्राफ इसमें आएगा। ठीक है, यही ने बनाया अभी। यस सर। लिखा एसी जरूर है बट ये एसी नहीं है ना, निगेटिव साइड में नहीं जा रहा। निगेटिव साइड में जाएगा तब जाके आपका एसी होगा, है ना। एसी क्या होता है? जिसमें करंट का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदले। तो जो वोल्टेज है, अगर मान लो कि स्क्वायर शेप का भी होगा तो इधर से इधर पॉजिटिव गया तो फिर इधर को निगेटिव जाएगा, ऐसे वेरिएशन होगा तो वो एसी कहलाता है। ठीक है, और अगर केवल ये यहाँ से यहाँ तक गया, 0 हो गया, फिर 0 ही रहा कुछ समय तक, फिर ऐसे रहा, तो ये डीसी ही होगा। यूनिडायरेक्शनल करंट जब फ्लो करती है तो वो डीसी है। तो इस तरीके का अगर मान लो कि वोल्टेज अप्लाई कर रहा है, जैसे पिछला वाला प्रॉब्लम था, है ना, कि 5 वोल्ट पहले अप्लाई किया कुछ समय के लिए, फिर उसको 0 कर दिया, फिर 5 वोल्ट अप्लाई किया, फिर 0 कर दिया, तो वो एसी नहीं है, वो आपका डीसी है। ठीक है, तो यहाँ भी लिखे जरूर एसी है लेकिन ये एसी नहीं है, ये डीसी अप्लाइड है। ठीक है, यस सर। एसी का मतलब पोलरिटी बदलनी चाहिए और करंट का डायरेक्शन जो है वो बदलना चाहिए। ठीक है, पोलरिटी बदलना मतलब कभी ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो अगले समय पे ये निगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, तो बराबर है, तो वो एसी नहीं होगा। लेकिन 0 हो जाए पोटेंशियल डिफरेंस तो एसी नहीं होगा, वो डीसी ही रहेगा। ठीक है, इंटरमीडिएट Yes, डीसी sir. कहलाएगा बट वो डीसी ही रहेगा। एसी शब्द यूज गलत हुआ है।
और बोलो। और भी कोई है 125 के पहले? नो सर। नहीं है तो आप लोग और लोग कर लेना भाई, है ना? ठीक है, इसके आगे का आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, और इस चैप्टर के जो भी बचे हुए आपके डाउट्स हैं उनको आप डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा। रेगुलर क्लास में हम लोग जो है नया चैप्टर शुरू कर। यस सर। ठीक है ना? तो नए चैप्टर की शुरुआत नए दिन से करा जाए। हम्म यस सर। चलिए ठीक, तो नए चैप्टर की शुरुआत नए दिन से। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, केवल 2 लाइन बोल देते हैं उसके बारे में। पीछे में जब हम लोग अपना डिस्कशन शुरू किए थे तो वहां पे हम लोगों ने बात करी थी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूविंग होता है तो दैट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस ए फोर्स, जिसको हम लोगों ने लॉरेंज फोर्स का नाम दिया था, जिसको लिखा गया था QE प्लस QV क्रॉस P से, है ना? याद आ रहा है कुछ? जिसमें पहले यस वाले सर। पार्ट को हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम दिया, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, और दूसरा वाला ये जो फोर्स है जो कि मूविंग चार्ज ही केवल एक्सपीरियंस करता है, अगर चार्ज रेस्ट में है तो इट इज नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस फोर्स, जिसको आप मैग्नेटिक फोर्स के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करते हो। मैग्नेटिक फोर्स नेचुरल है कि इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फोर्स के अपीयरेंस में आने के लिए जिस पोजीशन पे हमारा चार्ज पार्टिकल मूविंग है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। बी इज हियर, क्यू इज द चार्ज moving with velocity v, at a position where magnetic field is b। ठीक है, ऐसे पोजीशन जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है वहां पे अगर हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके द्वारा ये फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, और उसके इन्फ्लुएंस में चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, कैसे ये मूव करेगा, उसकी बात आपके जो बुक में दी है यानी टारगेट में, वो आगे चल के है। पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है उसका इंफॉर्मेशन है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कहा जा रहा है वो जनरेट होने का कारण है कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल जब मूविंग होगा, ठीक है ना? तो वो अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। ठीक है, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूविंग है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और किसी वायर के अंदर में अगर आप करंट को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको मालूम है कि करंट का अपीयरेंस क्यों होता है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स देयर इज ए चार्ज मूविंग। यस सर। तो इलेक्ट्रिक करंट के इन्फ्लुएंस में भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड
जनरेट होता है। तो कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी तो उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, या चार्ज पार्टिकल जो है वो मूविंग होगा तो भी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। एक चीज और, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट होने के लिए नेट चार्ज चाहिए होता है ना। अगर नेट चार्ज जीरो है तो देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो है नेट चार्ज का होना जरूरी नहीं है, केवल चार्ज जो है वो मूव करना चाहिए, ठीक है ना। तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे वायर में करंट फ्लो करा रहे हो तो नेट चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर वायर इज जीरो, है ना। वायर पे तो कोई चार्ज है नहीं अगर करंट फ्लो कर रहा है तो। यस सर। इफेक्टिवली कोई भी वॉल्यूम वायर का लोगे तो उसमें नेट चार्ज इन दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम इज जीरो। तो वो वायर अपने आसपास में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट करेगी, लेकिन चूंकि चार्ज वहां मूविंग है इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट इज गोइंग टू बी जनरेटेड ड्यू टू दैट वायर। ठीक है, आगे फिर अगली क्लास में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। ओके। सर हाँ, सर एक जनरल सेक्शन में ना ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट मोड लिखा हुआ है, वो समझ नहीं आया वो किस लिए आ रखा है। ऑनलाइन ऑफलाइन सर लिखा है ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट मोड। ये मोड का होगा कि हम बदलना चाह रहे होंगे कुछ बच्चे, तो उनके लिए होगा। गूगल फॉर्म है ना, यस इसको सर। इसको साइन इन करके जो है आप इसको फॉर्म को भर दो कि ऑनलाइन भर देना है कि तुमको ऑफलाइन देना है। हमको लगता है उसी के लिए गूगल फॉर्म होगा। ठीक है। यस। Thank you, sir. ओके। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके। आज 14 तारीख ही है ना, 15 है।